सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स थोड़ा सा नेगेटिव रहे लास्ट वीक के अंदर, या स्टेबल भी कह सकते हैं। अराउंड डी बैक और HRC के तकरीबन 1% डाउन थे चाइनीज़ फ्यूचर्स, जबकि कोक और आयरन ओर के कोक के 3% पॉजिटिव थे और आयरन ओर के 0.5% का चेंज था, जो कि ना होने के बराबर है। अगर स्पॉट मार्केट की बात करें चाइना की, तो स्पॉट मार्केट भी थोड़ी सी डिप्रेस रही है लास्ट वीक के अंदर। अव्वल तो उनकी लास्ट वीक जो है वो लॉन्ग वीकेंड था और काफ़ी वो लोग वापस आए वेडनेसडे के आसपास, बट एक्टिविटी काफ़ी डिप्रेस थी चाइना में ओवरऑल। अगर HRC स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो अराउंड 590 के आसपास HRC के प्राइसेस सुनने में आ रहे हैं 20 वक्त, जो कि उससे पहले 610, 15, 20 सुनने में आ रहे थे। और एक खासा पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही थी और स्टिमुलस पैकेज दे रही थी। बेसिकली उनका स्टिमुलस पैकेज ये है कि वो एक तो जो होम ओनर्स हैं, रियल इस्टेट के अंदर जो कस्टमर है जो नया घर खरीदना चाहता है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर रहे हैं। जो एक इनिशियल डिपॉजिट होता है उसको कम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जा सके आम पब्लिक को कि वो इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट के अंदर, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी को वहाँ पर बूस्ट मिल सके। बट ये सारे के सारे जो कोशिशें हैं वो राइगा जा रही हैं। अभी तक तीसरी चौथी दफ़ा स्टिमुलस पैकेज का अनाउंस हुआ और ये सारे एक्शन लिए गए, बट रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो किसी किस्म के खातिर ख्वाह पॉजिटिविटी के साथ नहीं आ रहे हैं और अभी भी नेगेटिव हैं। और उनके जो कंज्यूमर हाउस सेल्स हैं वो बेसिकली बढ़ नहीं पा रही किसी भी तरीके से। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक न्यूज़ और आ रही है कि एवरग्रांड जो उनकी कंपनी थी जिसकी वजह से मेजर एक रियल एस्टेट का पूरा प्रॉब्लम शुरू हुआ था, वो सुनने में आ रहा है कि जो उनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो दोबारा से रिज्यूम करेंगे और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है कि इसको कंप्लीट करो और मार्केट के अंदर इसको भेजो। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग देखेंगे उसका किस किस्म का रिस्पांस आता है। अगर तो इस किस्म की सपोर्ट रहती है गवर्नमेंट की और पुश रहता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल के एंड तक, दिसंबर के आसपास, हम लोगों को उसके असरात स्टील मार्केट के अंदर चाइना की नजर आना शुरू हो जाएंगे। और होपफुली चाइना से अगर सपोर्ट आ जाएगी तो ओवरऑल ग्लोबल एक रियल एस्टेट सेक्टर या ग्लोबल जो स्टील सेक्टर है उसको एक सपोर्ट मिलेगी। अगर स्टील इन्वेंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर स्टील इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही हैं, प्रोडक्शंस थोड़ी बढ़ रही हैं। अगर मैं मंथ ऑन मंथ बात करूँ वहाँ पर क्रूड स्टील प्रोडक्शन की चाइना के अंदर, तो 3% के करीब प्रोडक्शन बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ। और अगर पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो उस हवाले से भी तकरीबन 1.5% के आसपास जो प्रोडक्शन है वो ऊपर ही हुई है, यानी कि पॉजिटिव साइड पर हुई है। तो जिसकी वजह से किसी किस्म का डिमांड जो है वो पुश नहीं कर पा रही प्राइसेस को ऊपर। डिमांड और सप्लाई का एक अच्छा बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, मोर टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड है, क्योंकि कंज्यूमर्स आगे माल बेच नहीं पा रहे, अपना स्टील प्रोडक्ट्स जा नहीं रहे, उस तरीके से इकोनॉमीज परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से खासी दिक्कत आ रही है। बट ओवरऑल उसको यही कहेंगे कि एक बैलेंस है, अनसर्टेनिटी है, मगर एक बैलेंस्ड प्राइसेस चल रही हैं। अगर हम बात करें कोकी कोल की, तो उसके अंदर भी थोड़ा प्रेशर देखने में आया, क्योंकि यूरोपियन मिल्स बंद होती जा रही हैं, एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे जिस तरह हम बढ़ रहे हैं फर्दर ये क्राइसिस बढ़ेगा, तो उसकी वजह से $15 से $20 कुकिंग कोल में कम हुए हैं। जबकि आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर की प्राइस मैं आपको याद कराऊँ कि पहले $95 में चली गई थी, फिर $103 को टच किया लास्ट वीक के अंदर, अब दोबारा से 98-100 के दरमियान मूव कर रही है। जिसका मतलब ये कि वॉलेटाइल ज़रूर है मार्केट, मगर इस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इस ब्रैकेट के अंदर ही प्राइस आयरन ओर की मूव होती रहेगी, फिलहाल ऐसे ही लग रहा है। अनलेस कि हम लोग आगे से कोई मेजर चेंज देखें और डिमांड निकल के आए तो शायद आयरन ओर की प्राइस बढ़ जाए, मगर फिलहाल हालात ऐसे ही कुछ नज़र आ रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ की अगर बात करें, ताइवान की, कोरिया की, जापान की, तो वहाँ पर भी प्राइसेस कोई ऐसे खास बढ़ के नहीं आ रहे सामने। थोड़ा सा डिप्रेस मार्केट है। ताइवान के अंदर तो प्राइसेस 3-4 हफ्ते बढ़े थे, जो कि लास्ट वीक पीक कर गए थे। अब वहाँ पर वापस डाउनवर्ड एडजस्टमेंट शुरू हो गई है और इस डाउनवर्ड एडजस्टमेंट के बाद तकरीबन आप समझें कि $15 से $20 स्क्रैप के प्राइसेस कम हुए हैं, जबकि वहाँ पर उनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं ताइवान के अंदर उसकी भी प्राइसेस कम हुई हैं। अगर हम कोरिया की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी खासा फ्लड की वजह से सिचुएशन ख़राब थी। पॉस्को की कुछ जो है फर्नेसेस बंद थी, जो कि वापस ऑनलाइन आ गई हैं, मगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 1.7 मिलियन टन्स प्रोडक्शन कट डाउन रहेगी। इतनी क्वांटिटी ऑनलाइन नहीं आ सकेगी या डिलीवर नहीं हो सकेगी। बट उसकी वजह से उस मार्केट में इतना बड़ा पैनिक नहीं है, क्योंकि स्टॉकिस्ट काफ़ी स्टॉक लेके चल रहे थे हाथ में, सेल पहले नहीं हो रही थी, इकोनॉमी स्लो है, तो इसका हमें कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट ऐसा आता नज़र नहीं आ रहा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ओवरऑल स्टेबल रहेगी और नॉर्मल रहेगी। अगर हम लोग बात करते हैं टर्की की, तो टर्की की पोजीशन भी, जापान की पहले बात कर लेते हैं कि जापान के अंदर फिनिश प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रही हैं मंथ ऑन मंथ, किसी किस्म का कोई ख़ास चेंज देखने में नहीं आया। बट ओवरऑल पूरा फार ईस्ट जो है वो चाइना को फॉलो कर रहा है और प्राइसेस बढ़ने की कोई खास बातें नहीं हो रही। टर्की की बात करते हैं कि टर्की के अंदर कोई खास बुकिंग सुनने में नहीं आई। वहाँ पर कुछ कार्गो 1-2 सुनने में आए मुझे, या उससे ज़्यादा ही बुकिंग्स हुई होंगी, मगर वो नॉर्मली बेनेलक्स की या बाल्टिक रीजन की हैं और प्राइसेस अराउंड 330 के लगभग, 330-35 के लगभग थी। अगर हम HMS की बात करें, US HMS 8020 की,
तो तकरीबन आप समझें कि 350 के लगभग HMS की प्राइस है अभी इस टाइम, और शेडेड भी वहीं पर स्टेबल है। तो अब देखते हैं कि आगे टर्की का क्या मूव होता है नेक्स्ट। टर्की में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस काफ़ी बढ़ रहा है। हो सकता है कि अभी इसका टैरिफ के अंदर फिर से इंक्रीज़ हो एनर्जी टैरिफ्स के अंदर, और स्क्रैप पे एक और दफ़ा दोबारा से प्रेशर आए। यूरोपियन मिल्स से कोई खास डिमांड नहीं आ पा रही, हालांकि मिल्स बंद हैं, वहाँ से डिमांड आनी चाहिए टर्की को, बट वहाँ से भी डिमांड अभी तक नहीं आई। हो सकता है एट सम पॉइंट यूरोप के कस्टमर्स एक्टिव हों वहाँ पर, जब सेल्स बेहतर हों तो फिर यहाँ पर डिमांड आना शुरू हो जाए, उसको सपोर्ट मिले। अगर टर्किश रीबार की प्राइस की बात करें तो वो $15 से $20 या $25 नीचे आ चुकी हैं। जो लास्ट टाइम प्राइस बढ़ाए थे उन्होंने, लास्ट जो इंक्रीज था प्राइस का, वो किसी तरह से भी आगे पास ऑन नहीं हो सका। बिलेट की प्राइसेस भी जो बढ़ाए थे वो भी पास ऑन नहीं हो सके। तो अब ये हो रहा है दुनिया भर में, मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल प्राइसेस जो भी इंक्रीज़ हुई एनर्जी क्राइसिस की वजह से वापस रिवर्ट बैक हो रही हैं, क्योंकि आगे कंज्यूमर लेने को तैयार ही नहीं है उस प्राइस के ऊपर। पहले ही सेल नहीं है, बढ़ाने के बाद और ज़्यादा सेल नहीं होती, तो ऑर्डर बुक्स को अपनी कंप्लीट करने के लिए यूरोपियन मिल्स भी यही कर रही हैं कि अपने थोड़ा सा डिस्काउंट कर रही हैं जो ऑफर प्राइसेस के ऊपर, और अपनी ऑर्डर बुक्स को चलाते रहना चाहती हैं और एक एक्टिविटी ऑन रखना चाहती हैं। अगर रशिया की बात करें तो रशिया में भी प्राइसेस के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहा है, बट ओवरऑल मार्केट स्टेबल है। उनकी पे गारन के प्राइसेस जो उनके आ रहे हैं वो तकरीबन टर्की के लिए जो ऑफर किया उन्होंने वो $420 से $25 के आसपास है पे गारन का प्राइस, जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है, $10-15 कम है। यानी कि थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर भी है अभी मौजूद। अगर स्लैब्स की बात करें तो लास्ट जो प्राइस ऑफर हुई है या डील हुई है वो $500 के करीब सुनने में आ रही है CFR टर्की स्लैब्स की। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर भी एक जो खबर सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक चलते रहेंगे। अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते 0.5% या 1% तक भी वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ देखने में आएगी। बट ओवरऑल सारी की सारी इकोनॉमीज़ अफेक्ट होंगी उससे और सफ़र होंगी, और डॉलर फर्दर स्ट्रेंथन होगा, तो उसके इम्पैक्ट्स अभी देखने के क्या आते हैं हम लोगों के पास, यानी ओवरऑल स्क्रैप मार्केट के ऊपर, स्टील मार्केट के ऊपर। अगर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डोमेस्टिक प्राइसेस उनके डाउनवर्ड जाएंगे $20-30। तो ऐसा ही हुआ है कि जो नया एडजस्टमेंट हुआ है वहाँ पर डोमेस्टिक प्राइसेस का, वो कहीं पर $20 के करीब कमी आई है, कहीं पर $30 के करीब कमी आई है। तो ओवरऑल $20 से $30 के करीब वहाँ पर डोमेस्टिक सेटलमेंट्स लोअर साइड पे हुई हैं डोमेस्टिक स्क्रैप की डिलीवरीज के ऊपर यूएस के अंदर। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सिचुएशन खासी हद तक स्टेबल है। जैसे जैसे प्राइसेस नीचे आ रहे हैं वो भी अपनी प्राइसेस एडजस्ट करते जा रहे हैं। बाइंग किसी किस्म की वहाँ पर क्वाइट नहीं हो रही है, और कस्टमर्स भी एक्टिव हैं, रीस्टॉक करना है उनको, स्क्रैप की डिमांड काफ़ी है। तो खासी हेल्दी मार्केट नज़र आ रही है इंडिया की, और वो इंडियन मार्केट सपोर्ट भी कर रही है ओवरऑल मार्केट्स को। अगर HRC इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केट इतनी अट्रैक्टिव नहीं है इंडिया के लिए। डोमेस्टिक मार्केट्स खासी पॉजिटिव और स्टेबल नज़र आ रही है। उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो डोमेस्टिक सेल करते रहें, ऑल्दो वो ट्राई कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने की, वियतनाम के अंदर भी ट्राई कर रहे हैं। बट जो लास्ट प्राइस सुनने में आई है वो $580 से $600 के करीब सुनने में आ रही है HRC की इंडिया से। जबकि जो वियतनाम के कस्टमर्स हैं वो अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 550 से 60 का FOB प्राइस मिले उनको, तो वो डील करें, और ये डील नहीं हो पा रही। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन भी इसी तरह ही है कि स्क्रैप की प्राइसेस फर्दर डाउनवर्ड आई हैं, कीपिंग इन व्यू की टर्किश प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट प्राइसेस। यहाँ पर जो काम हुए हैं वो 440 से 48 के दरमियान काम हुए हैं स्क्रैप के शेडेड के, जो कि उससे पिछले हफ्ते तकरीबन 660-65 के करीब बातें सुनने में आ रही थी। तो ऑलमोस्ट $18 से $20 मार्केट फर्दर नीचे आ चुकी है पाकिस्तान में, और लोगों का इंटरेस्ट ऐसा ऐसा जनरेट हो रहा है अब कि इस लेवल पे आएँ और बुकिंग करें। बट ओवरऑल इंपोर्ट उतनी ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ 20 से 25% एक्टिविटी अभी होगी इस वक्त इंपोर्ट की पाकिस्तान में। बाकी सब कस्टमर साइड लाइन्स पे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जो कार्गोज उनके आ रहे हैं उनको संभाल रहे हैं, और उसके बाद अपने सरिये की सेल्स देखना चाहते हैं। उनको सेल्स जब बेहतर होगी तो फिर वो वापस उसकी बैक पे बाइंग करेंगे, जो कि एक रीज़नेबल स्ट्रैटेजी है। दुनिया भर में यही हो रहा है कि सभी के सब प्रोड्यूसर्स जो हैं अपनी सेल्स के बिहाफ के ऊपर अपनी बुकिंग्स करेंगे। तो अब देखते हैं कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। पाकिस्तान में हालात कब बेहतर होते हैं, कब हम रिवाइव करना शुरू होते हैं और कब बुकिंग्स आती हैं वापस। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद अर्ली अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान को वापस बुकिंग करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे विंटर सीजन के लिए उनको रीस्टॉक करना है तो दैट वुड बी द टाइम कि वो रीस्टॉक करें और मामला को आगे चला सकें और इंश्योर कर सकें कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। और होपफुली उस वक्त तक शायद रीबार की सेल्स भी वापस रिकवर कर जाएँ और चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएँ, लिक्विडिटी बेहतर हो जाए पाकिस्तान के अंदर। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।